हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग सीयूईटी यूजी 2025 के लिए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और वो भी प्रैक्टिस नंबर थर्ड। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर जो थर्ड है उसको आज डिस्कस करके चलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हम लोग आप जान ही रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो का सीरीज है वो चल रहा है। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि इस बार जो है माइक्रो और मैक्रो ही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो माइक्रो का दो सेट तो हमने डिस्कस कर रखा है। अब सेट नंबर जो 3 है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। फिर उसके बाद मैक्रो का भी डिस्कस करके चलेंगे। बीएसटी का जैसा कि जान रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज का हमने डिस्कस कर ही रखा है 2-3 चैप्टर, तो उसको भी जरूर जाकर देखिएगा। सारा जो चैप्टर है वो एग्जाम से पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा डिटेल में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो आपको देखने को मिलेगा। किससे रिलेटेड है भाई? ये एक सिंगुलर इंसान से रिलेटेड है। सिंगुलर इंसान की वजह से जो प्राइस होता है वो बढ़ता है या घटता है। कॉस्ट थ्योरी तो नहीं होगा, है कि नहीं? दूसरा होगा प्राइस कंट्रोल, भी ये नहीं करता है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का मतलब जो बजट वगैरह तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, तो बजट, गवर्नमेंट बजट वगैरह मैक्रो में आता है कि नहीं? तो माइक्रो में एक तरीके से प्राइस थ्योरी हमारा इसका राइट आंसर होगा। पहला का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, प्राइस थ्योरी को ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। दूसरा बोला गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब मैंने पिछले वाले वीडियो में भी शायद चॉइस के कुछ क्वेश्चन थे तो उसको मैंने डिस्कस करा था। चॉइस क्या होता है, चॉइस की प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है, चॉइस की जो प्रॉब्लम है वो कैसे जनरेट होती है। तो चॉइस की प्रॉब्लम कब आती है भाई? किससे आती है? चॉइस की प्रॉब्लम आती है किसे? स्कार्सिटी की वजह से। किसकी? एक बार स्कार्सिटी हो जाता है इकोनॉमी में तो उससे चॉइस की जो प्रॉब्लम है वो निकल कर आता है। और चॉइस की जब प्रॉब्लम निकल के आता है तो एक तरीके से चीजें आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज ऑफ बेसिस ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किससे रिलेटेड कर रहा है भाई? तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ना कि सोशल प्रॉब्लम है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, और ना कि नन ऑफ दिस है। तो एक तरीके के इकोनॉमी में अगर जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम स्कार्सिटी की वजह से क्रिएट होता है। और स्कार्सिटी की वजह से जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसमें चॉइसेस में दिक्कत आना शुरू होता है इकोनॉमी में। देख रहे हो, तो तीनों चीज रिलेटेड है। स्कार्सिटी हुआ, स्कार्सिटी की वजह से कमी हुआ किसी भी चीज की, तो उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक बार क्रिएट हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई? एक तरीके से चॉइसेस में दिक्कत हो गई। मतलब लोगों को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो एक तरीके से निकल कर आया यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट है। थर्ड आते हैं, क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है भाई? मैंने बताया था जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कोई भी चीज कंज्यूम करके, या जितना भी रुपया वो खर्च कर रहा है उससे जो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको निकल कर आ रहा है उसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलकर चलेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन सेम, बिल्कुल, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का है वो सेम होना चाहिए उसके कंजम्पशन पावर से। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन कार्डिनल, कार्डिनल फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 इसके फॉर्म में। एक होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में हम लोग फर्स्ट सेकंड, ऑर्डिनल जो यूटिलिटी होता है उसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड लास्ट फर्स्ट, ठीक है, ये सब सारी चीज के तरीके से डिनोट करके चलते हैं। मतलब रैंक के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली। हाँ, कंज्यूमर को बिहेव करना चाहिए रैशनली। अगर कंज्यूमर को किसी के प्राइस बढ़ने और किसी चीज के प्राइस घटने की वजह से उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से कंज्यूमर रैशनल नहीं है। तो रैशनल मतलब कि उसको इफेक्ट पड़ना चाहिए कि इकोनॉमी में जो भी कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। ऑल, इन सब सारी सिचुएशन एक एजम्पशंस है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा तो ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, और कंज्यूमर रैशनली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, आई होप सो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। बोला गया 4 का कि द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज। जो भी सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है कंजम्पशन करने पर कोई भी एक कमोडिटी को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, है कि नहीं? यूटिलिटी का मतलब ही होता है ना कि सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको आप लोग एक तरीके से क्या बोल के चलेंगे? यूटिलिटी बोल के चलेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया? इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर, दो गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट है।
एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि आपका टी और कॉफी हो गया, एक दूसरे से हम लोग बदल सकते हैं, जिसको रिप्लेसेबल गुड्स भी बोल सकते हैं, हम लोग के रिप्लेस कर सकते हैं वन गुड्स टू अनदर गुड्स। ठीक है। नेचर, देन द फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, तो मान लो कि अगर टी के प्राइस में कमी आया, ठीक है, तो बोला गया इफ द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर देन फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, एक के प्राइस में कमी होगा तो दूसरे के डिमांड में बढ़ोतरी होगी कि घटोतरी होगी। ठीक है, घटोतरी मतलब बढ़ जाएगा डिमांड या घट जाएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका बढ़ेगा या किसका घटेगा, ये बात बताइए। तो यहाँ पे क्या बोला, फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर। क्यों? क्योंकि भाई जब टी का प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो टी का होगा वो बढ़ेगा एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा पक्ष अगर देखा जाए, अगर इफ मान लो कि अगर टी का जो है प्राइस वो बढ़ गया, तो टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइस अगर टी का कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इसका बढ़ रहा है, लेकिन अदर यहाँ पर बोल रहा है ना, एक का अगर घट रहा है तो दूसरे का क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड, तो दूसरे का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। तो फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर्स, कि दूसरे का जो डिमांड है वो एक तरीके से घटते हुए देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे आते हैं भाई, गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे पोजेस, गुड्स क्यों डिमांड किए जाते हैं, बताइए भाई। डिमांड क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं यूटिलिटी होता है। ठीक है। अगर जिस चीज का यूटिलिटी नहीं होगा उस चीज का डिमांड नहीं हो सकता है, या फिर जिस चीज का अगर प्राइस भी ना हो उस चीज का डिमांड नहीं है। जैसे कि पानी है, सॉरी जैसे एयर है, एयर क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, तो एयर फ्रीली अवेलेबल है तो इसका एक तरीके से डिमांड क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका डिमांड नहीं होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो मेडिकल वाला है उसकी डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन इन जनरल पर्सपेक्शन जो कि हमारे इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी डिमांड नहीं हो सकती। लेकिन मान लो क्लोथ है, तो क्लोथ की कोई एक यूटिलिटी है भाई, बिल्कुल यूटिलिटी है कि क्लोथ की वजह से इसकी उपयोगिता है, इसको लोग इस्तेमाल करके सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे कि यूटिलिटी, गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे पोजेस यूटिलिटी की वजह से ही डिमांड किया। अब कोई पूछेगा आपको जनरल टर्म्स में कि भाई आखिरकार गुड्स को डिमांड क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी एक यूटिलिटी होती है। वही गुड्स जिसका एक यूटिलिटी होता है उसी चीज का डिमांड। अब जिसकी यूटिलिटी नहीं है उसकी डिमांड क्या है कि नहीं? जैसे समंदर का पानी डायरेक्टली जो है वो कोई काम का नहीं है जब तक उसको एक तरीके से यूटिलिटी में ना बदला जाए, उसको यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में ना बदला जाए। ठीक है, एक तरीके से सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 7th आते हैं। 7th में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो एज लो प्राइस्ड गुड्स। क्या बोला गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, या फिर बोले छोड़ो इसको, लॉ ऑफ डिमांड को, ऐसे जो स्टेटमेंट दिया उसी को पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? कम है। फॉर अ प्राइस लो गुड्स, जिसका गुड्स का प्राइस अगर कम रहता है क्या उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होता है? तो एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा कि बिल्कुल होता है, कि अगर मान लो किसी भी चीज का जब प्राइस कम होता है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, लो फॉर अ लो प्राइस्ड गुड्स, याद रखिएगा। इफ अ गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पस द डिमांड विल बी इलास्टिक, बिल्कुल इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक जब मान लो कि जो गुड्स है उसको यूज किया जा रहा है बहुत सारे, जैसे मिल्क का यूज किया जा रहा है उसको पनीर बनाने में भी, उसको वैसे एज अ ड्रिंक बनाने में भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई भी ड्रिंक बना लो मिल्क से रिलेटेड, ठीक है, लस्सी वगैरह, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो यूज फॉर मेनी पर्पस, द डिमांड उसका क्या होगा? हमेशा इलास्टिक रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, हमेशा रहेगा, मतलब इलास्टिक इन नेचर रहेगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं 8th में। असर्शन और रीजन है, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी। क्या बोला? यूटिलिटी एक वांट सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी है। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कि यूटिलिटी से किसी के वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। Cardinal utility analysis related to the basic utility can be expressed in terms of cardinal numbers। बिल्कुल, कार्डिनल यूटिलिटी वैसे यूटिलिटी होते हैं जिनको हम लोग कार्डिनल नंबर्स के रूप में एक तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 के हम एक रोटी खाएं तब सेटिस्फैक्शन में ज्यादा मिला, तो वो कार्डिनल यूटिलिटी के तरीके से मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो यूटिलिटी को कार्डिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट राइट है, लेकिन ये कार्डिनल वाला इससे रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या, क्यों, क्योंकि अगर यूटिलिटी रहता तो यूटिलिटी से ही ड्रिवन होता कोई, लेकिन यहाँ पर कार्डिनल इसके टाइप से रिलेटेड हो गया है कि नहीं। अगर दोनों आ जाता तब एक बात पे सोच भी सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका राइट होगा, एसेसन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं भाई 9th में, फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर आप मिलाइए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अच्छा द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हाँ ठीक है, ये वाला है प्राइस की द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन ओन प्राइस, कि उसके अपने प्राइस के चेंज होने की वजह से उसका जो डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नहीं, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू होगा यहाँ पर। ये ग्रेटर देन 1 होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, यहाँ चेंज इन प्राइस, ये उल्टा हो जाता ना। इलास्टिसिटी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा वो एक तरीके से ज्यादा होगा क्वांटिटी डिमांडेड में, तब एक तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 में होता है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो रहा है परसेंटेज के मतलब प्राइस के परसेंटेज से। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होगा भाई, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब उसमें ये हॉरिजॉन्टल होगा ना कि वर्टिकल होगा। यहाँ पे वर्टिकल दिया हुआ है, वैसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ द अबव चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे क्या बोला, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजन ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, द कंज्यूमर इज नॉट सवर्जिन, कंज्यूमर को पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, फ्रीडम नहीं दिया गया है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है कि नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल इज ग्रेटर, गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा है। और इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो वेलफेयर मोटिव से लिया जा रहा है, वेलफेयर मोटिव से लिया जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि नहीं। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, ये 10 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा नई चीज सीखने को मिला होगा, और भी होगा मजेदार तरीके से चीजों को हम आगे लेते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये हमारा एक तरीके से व्हाट्सएप चैनल है, और आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।